में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री विष्णु शर्मा जी, जो कि ऑनरेरी सेक्रेटरी रह चुके हैं बीसीडी के अंदर जो है। इस बार फिर बीसीडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनका एजेंडा क्या इस बार जो है, और उनका जो प्रीवियस जो आपका टेन्योर रहा है उसके बाबत ये क्या कहना चाहेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन है और कितने सेटिस्फाइड हैं अपने पहले टेन्योर के अंदर। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नमस्कार सर, वकील इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। पुराने टेन्योर के बारे में कहें कि 2018 में जब बार काउंसिल आई थी, 16-17 मार्च को इलेक्शन हुआ था। उसके बाद यंगेस्ट बार काउंसिल मेंबर बने, यंगेस्ट बार काउंसिल सेक्रेटरी बने। 2 साल सेक्रेटरी बनने के बाद हमारा अगर देखें बार काउंसिल का जो अचीवमेंट था वो ये था, सोशल सिक्योरिटी जो पिछले 50 साल से एडवोकेट्स को नहीं थी, वो एक मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा जो एक काम था वो पूरा हुआ। लेकिन वो लड़ाई अधूरी है अभी। क्यों अधूरी है? क्योंकि दिल्ली में जितने भी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हमारे भाई बहन हैं उनको नहीं मिली, दिल्ली के वोटर को मिली है। तो बार काउंसिल में आने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे दिल्ली के जितने भी एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं दिल्ली एनसीआर के, उन सब को मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिले। पहला हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अगर विजन की बात करें, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आज 5 लाख रुपए का मेडिकल टर्म का जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वो 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। आज किसी भी तरीके से 4 फैमिली मेंबर है, पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ 5 लाख रुपए में क्या होता है? 1 साल के अंदर जरा हॉस्पिटल में जाएंगे या 5 लाख आ जाएगा। सरकार से हर हालत में हम इसको 10 लाख करवाएंगे। और बहुत सारे एडवोकेट्स की, चंक ऑफ एडवोकेट्स की जो देखेंगे प्रॉब्लम है कि उनके माता पिता को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उनके माता पिता को इंक्लूड किया जाए, ये हमारी बेसिक मांग रहेगी। सर आप ये समझते हैं कि जो आप इस बात को मानेंगे कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर करीबन 40 और 50 हजार एडवोकेट एनरोल्ड हुए, यंग एडवोकेट जी। आपने और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या आपने उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2020 से लेके 2025 तक अगर मैं बात करूं तो करीब हमारे जो नए वोटर है वो 50,000 वोटर हैं। 50,000 जितने भी हमारे नए वोटर हैं उनके लिए जो मेन प्रॉब्लम आती है कि द मोमेंट एनरोलमेंट हो, उनको कहीं ना कहीं सीट का अरेंजमेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं चैम्बर का अरेंजमेंट होना चाहिए। और ये हमारी दिल्ली सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से और हाई कोर्ट से ये प्रार्थना हमेशा रहती है। और ये उनसे हम कहते हैं कि आप जब भी नई कोर्ट का आप निर्माण करें, कोई बिल्डिंग आपको लगता है कि नई कोर्ट, ऑल्दो दिल्ली में जितने अधिवक्ता हैं वो इसका विरोध करते हैं कि जितनी एग्जिस्टिंग कोर्ट है उन्हीं के अंदर फैसिलिटी नहीं है, आप नई कोर्ट का क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आप चैम्बर इंक्रीज करें, आप सीट्स इंक्रीज करें। जितने भी एडवोकेट आ रहे हैं उनको विदिन 3 ईयर्स के अंदर उनको चैम्बर मिलना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अब वो कैसे रहेगा? ये सरकार की ड्यूटी है कि लैंड अलॉट करे बार काउंसिल को, और बार काउंसिल उसके अंदर किसी भी तरीके से सरकार के साथ मिलकर वहां पे चैम्बर का निर्माण करवाए। सर ये बात आपकी ठीक है कि ये होना चाहिए ऐसा, लेकिन आपने इस बाबत किस प्रकार के एफर्ट्स किए हैं इसको मटेरियलाइज करने के लिए? देखिए, जब हम सेक्रेटरी थे बार काउंसिल में 2018 से 2020 के बीच में, आप देखिए इतने सारे इश्यूज थे जिन इश्यूज पे काम किया गया। एक इशू था मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का, एक इशू थे कि जो एडवोकेट्स को जब डेथ के बाद बेनिफिट्स होते, वो उस समय बेनिफिट्स बहुत कम थे, उसको इंक्रीज़ किया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बार काउंसिल में की गई हैं। अभी जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर। दिल्ली का, सेंट्रल का और स्टेट का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे पूरा मसौदा तैयार करके दिया गया। केंद्र सरकार ने हमसे हमारे ओपिनियन थे वो मांगे, उनको दिए गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के अंदर सेंट्रलाइज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। हर हालत में एडवोकेट्स की जो एकमात्र डिमांड है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, वो फुलफिल होगी 100%। सर कोरोना पीरियड के अंदर मेंबर को ये शिकायत है, एक इज्जत के साथ, एक डिग्निटी के साथ उनकी मदद की जानी चाहिए, जबकि बहुत जगह ऐसा है, पर्टिकुलर मैं 30,000 की बात करूंगा कि वहां पर भिखारियों की तरह वकीलों की लाइन बना दी गई और उनको 1 महीने का राशन देकर अपनी इसी चीज समझ ली। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई लैप्सेस हुए हैं? क्या आप नहीं समझते कि ये वकीलों के साथ इस प्रकार का सलूक नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए, 100 साल के पीरियड में इससे ज़्यादा बड़ी नेचुरल कैलेमिटी थी नहीं जो कोविड के दौरान आई। वकीलों ने 6-8 महीने कहीं किसी के पास काम नहीं था। बार काउंसिल में
सेक्रेटरी होने के नाते जो हमारी ड्यूटी थी, आप ये समझिए, आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए कि उस समय 25 करोड़ से रुपए से ज़्यादा दिया गया। 25 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया, 5-5 हज़ार 2 बार किया गया। पतंजलि के कार्ड इशू किए गए, सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड किए गए। और जैसा अभी आपने कहा कि लाइन लगा के, रीज़न क्या है कि जो जहां बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत थी वहां पे बार काउंसिल उस पीरियड में एडवोकेट्स के साथ खड़ी रही। और ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा काम हुआ। हिंदुस्तान में ऐसी कोई बार काउंसिल नहीं है जिसने कोविड के दौरान अपने अधिवक्ता साथियों की, उनके परिवार में जितने लोग हैं, उनकी मदद की। सर, हैंडीकैप एडवोकेट के बारे में क्या आपका विचार है, क्या विजन है? जितने भी हमारे दिव्यांग अधिवक्ता हैं, हम दिल्ली सरकार से प्रार्थना करते हैं, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन दिव्यांग हैं उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ दी जाएं। उनके लिए स्टेयर से लेके और सारी जो चीज़ें हैं, जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट्स वगैरह हैं, उनको प्रॉपर इस तरीके का किया जाए जिससे कि उनको डेली प्रैक्टिस में दिक्कत ना आए। सर, हम देखेंगे कि अगर आप पिछला बीसीडी का इतिहास देखेंगे, पिछले 40 और 50 साल का, 40 साल का पर्टिकुलर मैं कहूंगा, जी। रिपीटेडली बार बार सेम फेस वापस आ रहे हैं। ऐसा क्या है कि नए लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, नहीं आ पा रहे हैं? वजह क्या है आखिरकार? देखिए, जो पुराने मेंबर हैं उन्होंने एक इस तरीके का गैमेट बना रखा है कि वो 500-700 वोट पे ही काम करते हैं और उन 500-700 वोटों को वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये मेरा कमिटमेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस। वो आज अगर इलेक्शन जीते तो अगले बार के इलेक्शन के लिए कमिटमेंट, प्रॉमिस, इस तरीके का एक ऐसा चक्रव्यूह और एक ऐसा एक माहौल पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति समझता है कि मैंने तो कमिटमेंट कर रखी है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इनको दूं। वो ना उनका चाल देखता है, ना उनका चरित्र देखता है, ना उनका पुराना काम देखता है, ना उनका किसी तरीके का प्रॉमिस किए हुए देखता है। वो से समझता है कि मैंने फर्स्ट कमिटमेंट करी है। और नए बच्चों को वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी जो नई पौध आ रही है उनको वो क्या करते हैं, नीति बाग में पार्टी दे दी, हमने IFC में पार्टी दे दी, जिमखाना में पार्टी दे दी, फरीदाबाद में पार्टी दे दी, दिल्ली के अलग अलग क्लब्स में पार्टी दे दी। आप पार्टी दे के वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खरीदना चाहते हैं। क्या दिल्ली का हमारा जो बाई डिज़ाइन करके इस लीगल फील्ड में आया है, हमारे जितने हमारे नवयुवक साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, अगर हमारे लीडर ये समझे कि उनका वोट खरीदा जा सकता है गिफ्ट के बहाने, पैसे के बहाने और पार्टीज के बहाने और शराब के बहाने, तो मैं समझता हूँ आज अधिवक्ता जागा हुआ है, किसी भी कीमत पे उन अधिवक्ताओं को वोट नहीं देगा जो इस तरीके से उनका मिसयूज करने के लिए वोट खरीदने के बारे में सोचते हैं। आप विष्णु शर्मा जी नए एडवोकेट को, यंग एडवोकेट को क्या एश्योर करना चाहेंगे, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं, पहले तो मैं उनसे आशा करता हूं, उसके बाद मैं अपने बारे में बोलूंगा। मैं अपने सभी भाई बहनों से, जितने भी नए हमारे अधिवक्ता साथी इस लीगल फील्ड में आए हैं, मैं उनसे ये आशा करता हूं कि वो किसी भी इस तरीके की वोट के लिए कभी किसी पार्टी को, कहीं शराब को, किसी तरीके का ऐसा कोई काम न करें, क्योंकि हम डबल ग्रेजुएट हैं। यंग एडवोकेट की एक्सपेक्टेशन बहुत एक बड़ी छोटी सी चीज जो आप कह रहे हैं कि जी। शराब वाली बात, जी, जी। उनकी अर्निंग के बारे में, उनकी प्लेसमेंट के बारे में आपका क्या एजेंडा है? देखिए, मैं पिछले 6 साल से, अभी आपने प्लेसमेंट के बारे में कहा, मैं पिछले 6 साल से LAWVS.com करके एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, जहाँ पे हमने हज़ारों हमारे जितने भी साथी भाई बहन हैं उनको हमने प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया है, हमने जॉब्स भी प्रोवाइड करी हैं, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किए हैं, और उसके अलावा हम वहाँ से लीगल ड्राफ्ट भी देते हैं। अगर आप देखेंगे, हज़ारों तरीके के लीगल ड्राफ्ट पड़े हैं, वो उनकी हेल्प के लिए हैं, और अगर उसमें वो जाएंगे तो उनको एक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर, आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं? जी, फर्स्ट जनरेशन लॉयर। सेकंड टाइम आप लड़ रहे हैं जी। आपको वोट मेंबर्स क्यों कर दें? ऐसा क्या किया जो मेंबर्स आपको वोट दें? जी, देखिए, क्या अपील करना चाहिए? 2018 से लेके 2026 तक एडवोकेट का वेरिफिकेशन का काम हो, एडवोकेट का कोविड के दौरान मदद हो, एडवोकेट की किसी भी तरीके से, मैं एक सिर्फ मैसेज भेजता हूँ एडवोकेट्स को कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। ना मैं शराब बांटता हूँ, ना मैं गिफ्ट बांटता हूँ, ना मैं पैसा बांटता हूँ, ना किसी तरीके की पार्टी देता हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसा अनफेयर मीन्स अपने इलेक्शन में नहीं यूज़ करता जिसको कि अधिवक्ता कहे कि ये नहीं करना चाहिए। मैं एडवोकेट्स के लिए वोट में अपील के दौरान ये कहना चाहूँगा कि मैं 24/7 हमेशा अवेलेबल रहता हूँ।
आपके बीच का साथी हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और young और advocate हूँ। यंग एडवोकेट के साथ मेरा नंबर मेरे सभी अधिवक्ता साथियों के मोबाइल में होता है। कभी भी मुझे एक ही नंबर यूज करता हूँ, कभी भी मुझे अप्रोच करेंगे, मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल हूँ। विष्णु शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरी वकील साहब इंडिया की तरफ से मैं आपको गुड विशेष दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आप बीसीडी के मेंबर बने और जो आपका एजेंडा है, जो भी आपने डिस्क्लोज किया है, उसके अंदर आप कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।